Good morning, dear students. I welcome you again in this class. Yesterday, we read about it Albert Einstein birth, clash with the teachers, education in a university, and theory of relativity. Today, we're going to start with reading at page number 49 of your book. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Malavia right after finishing his studies, but his mother was against it. तो आइंस्टाइन जब फिज़िक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ वो फॉल कर रही थी, स्टार्टिंग फॉल। अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग फॉल, वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था उनका। और एल्बर्ट मलेविया से राइट नाउ आफ्टर हिज स्टडी कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन शादी करना चाहते थे, बट उनकी मदर उसके खिलाफ थी। She thought Malavia, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Malavia's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो जो मलेविया थी वो भी आइंस्टाइन के इक्वल ही इंटेलिजेंट थी, मगर आइंस्टाइन से वो 3 साल बड़ी थी। और उनकी मदर वो नहीं चाहती थी कि वो बिल्कुल आइंस्टाइन जैसे ही एक अपनी डॉटर इन लॉ ले आए। तो उन्होंने कहा कि जो तुम हो वो उसकी जो पर्सनालिटी या हॉबीज़ हैं वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे मैचिंग है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम उससे शादी करो। और आइंस्टाइन ने अपनी शादी को कॉल्ड ऑफ कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage flattered. Malavia, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो फाइनली जो कपल है उन्होंने जनवरी 1903 को शादी कर ली और उनके 2 बेटे थे। मगर कुछ साल बाद ही मिलेविया का जो इंटरेस्ट था, जो उनकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी साइंस के रिगार्डिंग, वो क्या है चेंज होने लग गई। वो एम्बिशन के छोड़कर एक हाउसवाइफ बन गई जो नॉर्मली वर्क करती हैं और अपने हस्बैंड की वेट करती हैं। और उनकी जो मैरिज है वो क्या है वीक होने लगी डे बाय डे। और आफ्टर कांस्टेंट फाइटिंग उनकी कपल ने डिसाइड किया कि वो डाइवोर्स ले लें, और 1919 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। और उसी ईयर में जो आइंस्टाइन की कज़न है एल्सा, उन्होंने उनसे शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with new his rise to world fame. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो जैसे 1919 में आइंस्टाइन ने शायद मैरिज की वंस अगेन, तो वो न्यू चैप्टर उनकी लाइफ में एक फॉर्च्यून की तरह, एक तरक्की की तरह लेकर आया। और पूरे वर्ल्ड में आइंस्टाइन का नाम फेमस हो गया कि ही इज़ अ वेल नोन साइंटिस्ट। और 1915 में जो उन्होंने अपने पेपर्स पब्लिश किए थे रिलेटिविटी को, उन्होंने एक नई इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक नया मीनिंग दिया ग्रेविटी को। आपको पता है ना, ग्रेविटी हमारी जो अर्थ है वो ग्रेविटी के रूल पर फॉलो करती है कि जो अर्थ है, जो भी चीज़ ऊपर फॉल होती है वो नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और जो वहाँ पे सूरज ग्रहण हुआ वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेपर्स में पब्लिश था कि इस डेट को इस ईयर में सोलर एक्लिप्स होने वाला है, और वो भी क्या है बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। आइंस्टाइन हैड correctly calculate in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. और उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जज किया कि लाइट जो है फिक्स स्टार से कितनी डिफ्लेक्ट होती है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर्स ने उनके वर्क को एक रेवोल्यूशन की तरह, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक क्रांति लेकर आना। उन्होंने घोषणा कर दी कि ये साइंटिफिक वर्ल्ड में एक क्रांति है, एक रेबेलियन है। और आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। तो उन्हें उनके काम के लिए नोबेल प्राइज़ कंसिडर किया गया।
showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो जैसे ही उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो एवरीवेयर वर्ल्ड में वो इतने फेमस हो गए कि लोग उनको बहुत सारे अवार्ड्स देने लग गए, उनको इनविटेशन आने लगे, इनविटेशन पूरे वर्ल्ड से, ताकि वो वहाँ पे आके कॉन्फ्रेंस कर सके, अपने जो डेवलपमेंट है, जो उन्होंने इन्वेंशन किए उसके बारे में बता सके। एंड लॉडेड का मतलब होता है कि उनके काम की सराहना होने लगी, प्रेज होने लगी, प्रेस भी उनके काम को बहुत ज़्यादा प्रेज करता था। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. तो जर्मनी में आपको पता है नाजिज्म स्टार्ट हो गई थी 1933 में, हिटलर का रूल स्टार्ट हो गया था, और उसके कारण आइंस्टाइन को अपना घर छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स में मूव करना पड़ा। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. तो जैसे ही आइंस्टाइन वहाँ से मूव किए तो उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी 5 साल पहले न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है स्पिटिंग ऑफ एटम्स, एक एटम बहुत सारे पार्ट्स में स्पिट करना। और ये ये चीज़ अमेरिकन फिजिक्स में अप्रोड एक वेरी अपसेट हो गए थे कि इससे क्या था, एटॉमिक बॉम्ब बना लिया था किसने, अमेरिकन फिजिक्स ने, जब उन्होंने अपने फॉर्मूलाज उनको दिए और उससे अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक न्यूक्लियर एटम बम क्रिएट कर लिया था, जिसके कारण वो बहुत अपसेट थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लूड फ्रॉम फेसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। तो अब जब आइंस्टाइन को पता था कि एटॉमिक बम क्रिएट हो गया है, तो उनको डर था कि किसी ना किसी दिन नाजिस जो वो एटॉम बम है उसको चुरा ना लें और ये उसे किसी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ ना कर लें। Turn to the next page, page number 50. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. उनके लीग के कहने पर उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो उनका नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था, उनको लेटर लिखी 2 अगस्त को, और उन्होंने वार्न किया कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब हमने क्रिएट किया है, ये सिंगल बॉम्ब भी एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाका करने के लिए काफ़ी होगा, और माइट वो होल पोर्ट का मतलब हार्बर होता है जहाँ पे शिप स्टैंड होती हैं, कोई एक बड़ा एरिया, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और उसके साथ जो लगती टेरिटरीज हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट, और जो उन्होंने लिखा उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ अमेरिका ने। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इतना डेंजरस चीज़ को इन्वेंट करने के बाद कहीं ना कहीं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको उसके कॉजेस, उसका डिफेक्ट का पता चल गया था कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन का कॉज हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही अमेरिका को वार्न किया था, मगर अमेरिका ने उनकी बात नहीं सुनी और अमेरिका ने सीक्रेटली अपना एटॉमिक बम क्रिएट किया, जो उन्होंने 1945 में जापानीज सिटीज़ पे अटैक किया था उससे, जिसका नाम जापानीज सिटीज़ जो हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट इन योर हिस्ट्री क्लासेस। तो ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो आइंस्टाइन जो हैं वो बिल्कुल हिल गए थे जब उनको वो एटॉमिक बॉम्ब की डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चला था। द टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस। तो दिस टाइम उन्होंने जो लेटर लिखी, मिसिव का मतलब होता है एक ऑफिशियल लेटर लिखी, वो पब्लिक को लिखी, और वो कहाँ पे थी, यूनाइटेड नेशन यूएन में उनको लिखी। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला कि इस बार हमें क्या बनाना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ताकि ऐसा इंसिडेंट कभी ना हो, कोई भी किसी के ऊपर कभी भी एटॉमिक बॉम्ब फॉल ना कर सके और इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शंस क्रिएट ना हो। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इस लेटर का भी किसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, किसी ने कोई भी कोई भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया।
But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. अगले 10 साल तक आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे पॉलिटिक्स में और उन्होंने नई नई मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी ताकि जो आर्म बिल्डअप है, जहाँ पे आर्मीज बहुत ज़्यादा जो न्यू वेपन्स डेवलप कर रही हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना नेम यूज़ किया क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने अपना काम अपने पीस और लोगों की आज़ादी के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो जब आइंस्टाइन की डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, तो वर्ल्ड ने उनको एज अ विजनरी का मतलब होता है वन हैविंग अ विजन, जिसको दूर तक मतलब अकेले अपने सिर्फ साइंटिफिक वर्ल्ड से नहीं उनको लगाव था, उनको पूरे वर्ल्ड के पीस डेमोक्रेसी से भी लगाव था और उनको वर्ल्ड सिटीजन कंसिडर किया गया इंस्टेड ऑफ अ साइंटिफिक जीनियस। आपको उनके साइंटिफिक वर्क तो पता ही है कि एज अ उन्होंने कितना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था साइंस फील्ड में, मगर एज अ गुड सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी वो कंसिडर किए जाते हैं और उनको वर्ल्ड सिटीज़न फॉर पीस फॉर उन्होंने इतने एटॉमिक बॉम्ब को इन्वेंट किया मगर फिर भी वो क्या चाहते थे, वो शांति चाहते थे, वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे। सो दिस वी एंड विद दिस चैप्टर एंड योर होमवर्क विल बी टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक and try to understand the chapter, and if still there is any problem with any word, you can relate to your ever candid book. Thank you, have a nice day, stay safe.